हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो एएस एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। तो मैं आपको पहले डिस्कस कर दूं कि ऑलरेडी मैंने एक कॉन्सेप्ट आपका चला हुआ है सब्सक्रिप्शन का। ये क्लास आपकी 12th कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में चल रही है। तो मैंने इसके लिए लास्ट टाइम कुछ वीडियोस अपलोड करी हुई हैं एनपीओ को लेकर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू आगे करते हुए तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो सब्सक्रिप्शन के कुछ क्वेश्चंस को करना होगा। और ये क्वेश्चंस हमारा, अगर हमें सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट तो मैंने एक लास्ट क्लास में समझाया हुआ था, तो अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आपने वो वीडियो देखी हुई है तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी से पुट कर दोगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। वैसे इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल की बुक है और ये इलस्ट्रेशन नंबर 14। मैं आपको थोड़ा इसको बता दूं क्या है। ये क्वेश्चन है 14, इलस्ट्रेशन नंबर 14। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशंस यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट income from subscription for the year ended 31st March 20 and so it in the final accounts of the youth club। तो बेटा पहले एक तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। अब देखिए आगे मैं इसको रीड करके आपको समझाता हूँ क्या है। ये क्वेश्चन था हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको कोई एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट का, मतलब कि अमाउंट जो रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन का वो आपको दिया हुआ है। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20 एंड सो इट इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द यूथ क्लब। तो इसमें जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है ईयर एंडेड 31st March 20 को, और आपको ये जो डेटा आपको दिया हुआ है इसको आपको प्रेजेंट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या फोकस करना है, इसमें केवल सब्सक्रिप्शन का पॉइंट दिया हुआ है जो आपको करना है। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है, जो क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट सब्सक्रिप्शन की शो करनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इलस्ट्रेशन नंबर 14 है टीएस ग्रेवाल बुक से। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड 31st March 2020 को पूछा हुआ है इसमें। तो देखिए इनके पहले फॉर्मेट्स बना लेते हैं हम। इसके बारे में मैंने पहले भी से आपको एक क्लास में समझाया हुआ है। यहां पर आपका आएगा एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। तो सबसे ऊपर आता है क्लब का नाम। जो भी क्लब का नाम होगा, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं समझा रहा। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखिए क्लब का नाम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो भी फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20 को आपको ये वाला दिया हुआ है। इसके साथ ही आपको एक इसमें बैलेंस शीट में भी डेटा को प्रेजेंट करना था। तो बैलेंस शीट के लिए मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर देता हूँ। यह है एज एट 31st March 2020 कि आपको इसको बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंट करना है। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। एक बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी एज एट 31st March 2020। ये वही है लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। टाइम ज्यादा नहीं कंज्यूम होगा, थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि जो चीज आपको ऑलरेडी पता है उसको मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा।
तो देखिए इसके साथ अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था ना, क्वेश्चन एक बार रीड कर लेता हूँ। इसमें क्या है कि हमें सब्सक्रिप्शन की अमाउंट शो करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कितनी अमाउंट हमारी इनकम में आएगी। तो आप यहां पर लिखोगे बाई सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन देखो क्या करना है कि जितना आपको रिसीव हुआ है, अब इसमें जो आपको अमाउंट दिखाया हुआ है रिसीप्ट का, वो दिखाया हुआ है कुछ इस तरीके से। जो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट है आपका, उसमें इस तरीके से दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ 18-19 का 18,000, 19-20 का 1 लाख और 20-21 का है 25,000। तो अब देखिए आपको क्या करना है कि मेरे को इसमें जो मैं इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट देखिए क्या है कि आपका जो ईयर एंड है वो है 31 मार्च 20। तो ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 19 से। ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका करंट ईयर है जिसके लिए आप ये अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, ये आपका नेक्स्ट ईयर है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में जो डेटा आपको दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि इस ईयर का अमाउंट कुछ रिसीव हुआ, इस ईयर का अमाउंट कुछ रिसीव हुआ, इस ईयर का कुछ अमाउंट आपको रिसीव हुआ। देखो अगर आपको डायरेक्टली इसी करंट ईयर का अमाउंट रिसीव दिया हुआ है तो आप किस तरीके से क्वेश्चन करोगे, आप सीधा उसी ईयर का आप जो भी अमाउंट है वो यहां पर प्रेजेंट करोगे, जो कि कितना है मेरा करंट ईयर का अमाउंट 1 लाख रुपीज। क्योंकि अब अगर मैं देखो टोटल एग्रीगेट अमाउंट लिखता तो मैं लास्ट ईयर का लेस करूंगा और जो एडवांस आपको करंट ईयर मिला उसको भी लेस करूंगा, तो मैं वो एडलेस करने की वजह से सीधा आपको जितना मेरा करंट ईयर का रिसीव हुआ उतना मैंने लिख दिया। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 19, मतलब आपका यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 20,000 का, यहां पर इस डेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। इसका मतलब इस वाले ईयर का आपका 20,000 अमाउंट का सब्सक्रिप्शन आपने अर्न कर लिया बट वो आपको रिसीव नहीं हुआ। और इसमें जो आपको रिसीव साइड में दिया हुआ है 18-19, देखो ये ईयर है आपका 18-19, 19-20 जिसका आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, ये 20-21। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको 18-19 का रिसीव हुआ है 18,000। कितना रिसीव हुआ है 18,000। तो आप देखिए जब आपको इस वाले ईयर का था कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग 20,000 का आउटस्टैंडिंग का अमाउंट था आपका, और इसमें से आपको रिसीव कितना हुआ 18। तो इसका मतलब इस ईयर का अभी भी 2,000 का अमाउंट बचा हुआ है। भाई मैं अगर आपसे बात करूं कि लास्ट ईयर आपकी 20,000 की इनकम आपको अर्न हुई जो आउटस्टैंडिंग नहीं मिली, आपको उसमें से 18,000 अमाउंट रिसीव हो गया, तो इसका मतलब अभी भी लास्ट ईयर का 2,000 का अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है। क्लियर है? नेक्स्ट वन देखिए। अब इस क्वेश्चन ने बोला नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट पॉइंट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 30, ये सेकंड वाली सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020। आपको 2020 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है एज एट, आपको यहां पर इस डेट पर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन 30,000 का, ये वाला 30,000 का अमाउंट आपको दिया हुआ है। अब एक मिनट इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझिए। इसमें जो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ एज एट। इसका मतलब एज एट का मतलब क्या होता है कि एक इस पर्टिकुलर डेट को आपके पास इतना बैलेंस है, तो इसने बोला इस डेट को आपके पास 30,000 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो इसका मतलब इससे पहला जितना भी एज एट किसी एक पर्टिकुलर डेट को आपकी पोजीशन को प्रेजेंट करती है, और फॉर द ईयर कुछ एक पर्टिकुलर ईयर के लिए आपको डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इसमें क्या समझना है कि आपको क्वेश्चन में बोला कि इस डेट पर आपके पास 30,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का। अब आप क्या करोगे इसको किस तरीके से कि भाई जब आपका इस ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग हुआ, मैंने पूछा कि इस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, ये 30,000 तो आपका पूरा है, 30,000 तो यहां से लेके यहां तक जो भी होगा इससे पहले भी। इसका मतलब है इस पॉइंट का कि एज एट 31 मार्च 20 को आपके पास 30,000, इसका मतलब इससे पहले टोटल। तब आपको पता था कि यहां पर आपका 20,000 का आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से आपको रिसिप्ट में 18,000 रिसीव हो गया, तो इसका मतलब 2,000 अभी भी यहां पर बैलेंस बचा हुआ है, 2,000 बैलेंस है, बैलेंस। तो इसका मतलब ये बैलेंस 2,000 इस ईयर का हुआ, 30,000 टोटल है 30,000, तो इसमें से आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
आपका वो 30,000 तो टोटल था अभी तक का, उसमें से 2,000 लास्ट ईयर का था, ये था लास्ट ईयर का। तो मेरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बचा 28,000 अमाउंट, ये वाला। अब मैं इस अमाउंट को यहां पर ट्रीट करूंगा। इसका मतलब क्या है कि आपने 28,000 का अमाउंट अर्न किया, वो रिसीव नहीं किया, 30,000 नहीं 28,000, क्योंकि 30,000 में जो भी आपका 2,000 इंक्लूड है वो लास्ट ईयर का इंक्लूड है। तो आप क्या करोगे इसमें से एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, कितना 28,000। ये पॉइंट तो आपको पता होगा कि हम इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिसने लास्ट क्लास देखी हुई है उसको ये पॉइंट क्लियर होगा। वैसे मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, इस डेट पर आउटस्टैंडिंग का मतलब कि इनकम अर्न करी मिली नहीं, मेरे को क्या कैलकुलेट करना है कि मेरे को कितनी इनकम हुई सब्सक्रिप्शन की, तो मैं उस इनकम को इसमें कैलकुलेट करने के लिए क्या कर दूंगा ऐड, क्योंकि वो इनकम इसमें ऐड नहीं है। ये 1 लाख रुपीज आपको रिसीव हुआ है, ना कि आपको इनकम अर्न हुआ है। 1 लाख रिसीव हुआ है, अर्न कितना हुआ वो आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप ऐड कर दोगे 28,000 को। इसके साथ ये क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट का पॉइंट देखिए, थर्ड वाले पॉइंट में एडजस्टमेंट में आपका लिखा हुआ है, ये थर्ड वाला पॉइंट है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31 मार्च 19, आपको 31 मार्च 19 को एडवांस में मिला हुआ 20,000, ये वाला पॉइंट कि आपको इस वाले ईयर में एडवांस मिला हुआ है यहां पर। तो अमाउंट कितना था, वो अमाउंट है आपका 20,000, तो इसमें 20,000 आपको एडवांस मिला हुआ है, और वो 20,000 कौन सी ईयर का होगा, फिर जो इनकम आपको यहां पर एडवांस मिली वो इनकम कौन सी ईयर की, आपकी इस वाले ईयर की एडवांस इनकम है। एडवांस इनकम का मतलब ये होता है कि इनकम आज रिसीव हुई नेक्स्ट डे के लिए, तो जो इनकम यहां पर एडवांस है वो कौन सी ईयर के लिए थी, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आपको तो इसी ईयर की कैलकुलेट करनी है, तो आप इस वाली एडवांस इनकम को इसमें क्या कर दोगे ऐड, तो आप करोगे ऐड एडवांस इन लास्ट ईयर, कि जो लास्ट ईयर में एडवांस मिला होगा वो मेरी करंट ईयर की इनकम होगी, कितना 20,000 का। तो अब मेरे पास सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी आई आपकी 1,48,000, टोटल करिए 1,48,000। अब आप पूछोगे कि सर हमने इसमें जो करंट ईयर का एडवांस दिया हुआ है उसको ट्रीट नहीं किया। बेटा हमने सीधा उसी पॉइंट को टारगेट किया जो करंट ईयर से रिलेटेड रिसीव अमाउंट है। अगर मेरा लास्ट, मैं इसमें टोटल अमाउंट लेता, टोटल एग्रीगेट रिसीप्ट इंक्लूडिंग लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, मतलब कि 1,18,000 और 25, तब मैं 18,000 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग और एडवांस करंट ईयर का एडवांस को ट्रीट करता। तो देखिए अब ये अमाउंट आपको समझ आई। अब आप इसको बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, तो देखिए आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है ये वाली डेट, ये वाली आपकी 19 की, ये जो बैलेंस शीट है ये 19 की है, ये आपकी करंट ईयर की है। ये कौन सी है, करंट ईयर वाली, और ये कौन सी है, लास्ट ईयर वाली। तो क्वेश्चन की जब आपने पॉइंट्स पढ़े तो उसमें लिखा हुआ था कि लास्ट ईयर में मेरा आउटस्टैंडिंग कितना था सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी असेट्स होगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका लास्ट ईयर का था 20,000। सब जो पहले वाले पॉइंट में दिया हुआ एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 19 कितना है 20,000 का अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है। लेकिन जब क्वेश्चन में आपको देखा कि रिसीव कितना हो गया इसमें से, इस 20 में से कितना रिसीव हुआ था 18,000, तो इसका मतलब अभी भी इसी ईयर का मेरे पास 2,000 आउटस्टैंडिंग है। वो मैंने यहां भी आपको कैलकुलेट करके बताया था। तो आप अब इसको किस तरीके से लिखोगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पहले तो आप लिखोगे 18-19 का ही अभी बैलेंस बचा हुआ है। 18-19 का कितना बैलेंस बचा हुआ था 2,000, और 19-20 का कितना आउटस्टैंडिंग था आपका 30,000, तो टोटल इस डेट को दिया हुआ है, तो इसका कितना था आपका 28,000। पॉइंट समझ में आया। मैं अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके भी समझाऊंगा आपको, तो पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको डिटेल में क्लियरली हो गया तो आपको फिर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, सब्सक्रिप्शन आपको पॉइंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोबारा से देखिए, इस डेट पर मेरे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 20,000 का, उसमें से मेरे को 18,000 रिसीव हो गया, तो अभी भी कितना बाकी बैलेंस बचा 2,000। तो मैंने क्या किया, जब करंट ईयर के बैलेंस शीट में अपनी पोजीशन प्रेजेंट करी तो उसमें क्या है 18-19 लास्ट ईयर का भी बाकी है और करंट ईयर का भी बाकी है, तो टोटल मिला के जब भी तो मैंने बोला कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020 कि 20 को मेरे पास कितना आउटस्टैंडिंग 30,000। तो आप इस तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या होता है लायबिलिटी। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको लास्ट ईयर का दिया हुआ था एज एट 31 मार्च 19 को, तो आप लिखोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, और लास्ट ईयर का आपको एडजस्टमेंट में जो पॉइंट दिया हुआ था लास्ट वाला 20,000 का अमाउंट दिया हुआ है। इसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको जब रिसीव पेमेंट अकाउंट आपने देखा तो उसमें लिखा हुआ था
सब्सक्रिप्शन जो 2 सब्सक्रिप्शन 18-19 का 18, 19-20 का 1 लाख और 20-21 का भी दिया हुआ 25,000। तो आप यहां पर लिखोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 25,000। तो मेरे हिसाब से अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसमें एक जो मेन पॉइंट था वो क्या था कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपके पास कितना था 20,000, उसमें से आपको 18 रिसीव हुआ है इस वाले ईयर में, तो अभी भी इसमें से 2,000 आपको रिसीव नहीं हुआ और आपको दिया हुआ है कि आपके पास इस डेट पर टोटल आउटस्टैंडिंग 30,000 है। तो इसका मतलब इसमें 2,000 लास्ट ईयर वाला इंक्लूड है और मेरे को चाहिए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को आप ऐड करते हो। तो करंट ईयर का 30 नहीं है, वो तो करंट मतलब उस डेट को दिया हुआ है 31 मार्च 20 को दिया हुआ है, वो करंट ईयर का नहीं है क्योंकि उसमें लास्ट ईयर का भी इंक्लूड है। तो आप उसको क्या कर दोगे 28,000। हाँ जी, अगर मैं इस क्वेश्चन के थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, जो मेरा ये सेकंड वाली एडजस्टमेंट पॉइंट है, ये वाला सेकंड वाला एडजस्टमेंट पॉइंट, तो क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना बेटा। इसमें लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 20, तो मैं अब इसमें एक पॉइंट लिख रहा हूं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट की जगह फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। मैंने क्या लिखा है, जो सेकंड वाली एडजस्टमेंट है उसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। सेकंड वाली एडजस्टमेंट क्या है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सेकंड वाली एडजस्टमेंट है एज एट की जगह मैंने लिखा फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 रुपीज 30,000। अब देखना इसका थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि एज एट और फॉर द ईयर एंडेड से क्या डिफरेंस आता है। मैं इसी क्वेश्चन को रफ नहीं कर रहा बेटा, इसी में इसको थोड़ा सा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, बस इस कैलकुलेशंस को मिटा रहा हूं, इसको मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ जी, एक मिनट देख लेना ध्यान से कि ये जो क्वेश्चन मैंने अभी तक सॉल्व किया हुआ है, ये मैंने पास्ट जो ओरिजिनल क्वेश्चन था आपको सबसे पहले मैंने शो किया उसके कॉन्सेप्ट के बेस पर है। अब जो मैं इसको करा रहा हूं, अब उसमें जो सेकंड एडजस्टमेंट पॉइंट है आपका, वो इस वाले पॉइंट को कंसीडर करके कर रहा हूं। तो आप इसके साथ किस तरीके से करोगे, देखिए वही आपको सब्सक्रिप्शन, मैं इसको पूरा यहां पर इस तरीके से कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन लास्ट मतलब कि पास्ट फर्स्ट वाले पॉइंट पर था, ये क्वेश्चन मेरा यहां तक का फर्स्ट वाले पॉइंट पर डिपेंड था, ये वाला क्वेश्चन मेरा फर्स्ट वाले पॉइंट से डिपेंड था। अब मैं इसको मतलब एक सेकंड क्वेश्चन बन गया, अब किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करूंगा। तो देखिए मैंने बोला बेटा कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, इसका मतलब देखो वही थोड़ा इस पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये ईयर है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, ये आपका ईयर होगा आपका 1920, ये है आपका 1819 और ये है आपका 2021। अब क्वेश्चन का देखिए वही है, डेटा वही ऑलमोस्ट, बस एक पॉइंट को छोड़कर, तो आप वही लिखोगे बाई सब्सक्रिप्शन कितना है 1 लाख रुपीज आपको रिसीव हुआ करंट ईयर का। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि आपका लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था इस डेट पर, पहली वाली एडजस्टमेंट का आउटस्टैंडिंग था 20,000, यहां पर आउटस्टैंडिंग कितना है 20,000। अब मैंने जो सेकंड एडजस्टमेंट का पॉइंट चेंज किया हुआ है तो उसको मैंने किस तरीके से लिखा, देखो वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 में से 18 आपको रिसीव हुआ, तो इसका मतलब अभी भी 2000 का क्या है आपके पास बैलेंस है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आपका, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर वाला, ये वाला अभी भी बैलेंस है 2000 का। अब देखिए मैंने बोला कि इस डेट को नहीं है आउटस्टैंडिंग, इस डेट को नहीं, मैंने बोला इस ईयर एंडेड मतलब इस वाले ईयर एंडेड के लिए कितना आउटस्टैंडिंग है 30,000। अब जो ये 30,000 अमाउंट है ना, ये मेरा पूरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये पूरा क्या है करंट ईयर का, क्योंकि मैंने बोला है फॉर द ईयर एंडेड, इस वाले ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब होता है कि जो ईयर मेरा स्टार्ट हुआ और जहां पर एंड हुआ उस ईयर का कितना अमाउंट है 30,000। तो दोनों की लैंग्वेज समझना, एज एट का मतलब होता है कि यहां तक टोटल अमाउंट, इससे पहले चाहे वो इस ईयर का हो, इसका हो या इससे भी पहले हो, किसी का हो, एज एट का मतलब। लेकिन फॉर द ईयर एंडेड का मतलब होता है इसी ईयर का। तो अब क्वेश्चन में देखो क्या करोगे आप, अब यहां पर जो ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का अब कितना है मेरे पास 30,000। पहले वाले क्वेश्चन क्या फर्क था, पहले वाले क्वेश्चन था कि मेरे पास एज एट 31 मार्च 20 को 30,000 अमाउंट था, तो इसका मतलब उसमें लास्ट ईयर का भी इंक्लूड था। तो मैंने ये किस तरीके से कैलकुलेट किया, 30,000 में से मैंने लास्ट ईयर का 2000 माइनस किया,
तब जाके मेरे पास करंट ईयर का 28 आया। लेकिन अब मैंने सेकंड वाले एडजस्टमेंट में बोला कि आपके पास करंट ईयर का ही कितना है 30,000, तो मैंने सीधा 30,000 को ऐड कर दिया। और आपको वही बाकी एडवांस सब्सक्रिप्शन इन लास्ट ईयर में कितना एडवांस मिला था 20,000 का, तो अब आपकी ये इनकम आएगी 1,50,000। पहले वाली थी 148, अब है 1,50,000। अब आप इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, वही भाई आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर में कितना था 20,000, नो प्रॉब्लम, इतना ही था मेरे पास। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था लास्ट ईयर में 20,000, नो प्रॉब्लम, ये भी इतना ही था मेरे पास। लेकिन जब मैं करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो करूंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा कि यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो मैं लिखूंगा, अब मेरा 18-19 का कितना है 2000, मेरे को पता है 20 था, 20 में से 18 रिसीप्ट में दिया हुआ है, तो 2000 अभी भी लास्ट ईयर का बचा हुआ है, तो इसका मतलब 2000 मेरा 18-19 का बचा हुआ है। और 19-20 का कितना है, अब 19-20 का उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फॉर द ईयर एंडेड 1920, इसका मतलब होगा फॉर द ईयर एंडेड 1920। 1920 का कितना है मेरे पास 30,000। तो अब मेरे को क्या करना है कि अब मेरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा 32,000। समझ आया दोनों में डिफरेंस। देखो क्वेश्चन के पहले वाले जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था कि हमारे पास इस डेट को आउटस्टैंडिंग है 30,000 रुपए, तो इसका मतलब इसमें लास्ट का भी इंक्लूड है, तो करंट ईयर का है 28,000। क्लियर है। लेकिन सेकंड वाली जब मैंने इस पॉइंट को उसमें डाल दिया है, मतलब सेकंड वाले एडजस्टमेंट पॉइंट को अगर मैंने एक्सचेंज कर दिया, चेंज कर दिया, तो क्या हुआ कि अब मेरे पास करंट ईयर का है 30,000 रुपए और लास्ट ईयर का है 2,000 जो बचा हुआ है, तो मेरे पास करंट ईयर की डेट पर एज एट, अब इसका मतलब अब मेरे पास आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 20 कितना है 32,000। तो मेरे हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन मॉडिफाई करने के बाद भी और ओरिजिनल जो क्वेश्चन है आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो बेटा इस वीडियो को दोबारा से आपको देखना जरूरी है। और हाँ, इस क्वेश्चन को इतना नॉर्मली नहीं लेना, कभी आप सोच रहे हो कि इतना आसानी से समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप वीडियो देखकर समझने के बाद खुद सेल्फ करिए, जब तक ना हो आप वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मेरे को कमेंट करके बोल देना, मैं इसके लिए फिर से दोबारा से कोई वीडियो बनाऊंगा इसी कॉन्सेप्ट को लेके। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है तो सब्सक्रिप्शन में अब आपके पास कुछ ज्यादा नहीं बचा हुआ है। देखिए बेटा, सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन के बाद हमको स्टार्ट करना है अपना कॉन्सेप्ट कंजम्पशन। तो कंजम्पशन किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले कंजम्पशन होता क्या है मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। देखो, कुछ गुड्स ऐसा होता है जिसको हम पहले से स्टॉक है, कुछ और परचेज किया, फिर लास्ट में कुछ स्टॉक बचता है, कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स मटेरियल, कोई क्लब है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराता है, ऑलरेडी आपका जब ईयर स्टार्ट हुआ, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2000 जो भी है आपका, तो आपके पास ऑलरेडी कोई स्टॉक बचा होगा स्पोर्ट्स मटेरियल का। आपने ड्यूरिंग द ईयर और स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया होगा, जब आपने ईयर एंड में जाके देखा तो कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल का कुछ बच गया आपके पास, तो जो डिफरेंस है वो क्या हुआ, आपने कंज्यूम कर लिया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसको आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन, कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन को आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास पहले तो कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक कोई वैल्यू है जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, ऐड कर दोगे आप इसमें परचेज, आपने कुछ परचेज किया हुआ होगा, और लेस कर दोगे आप इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक आपने लेस कर दिया, तो यहां पर आई आपकी कंजम्पशन। ये कंजम्पशन जो आपने कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया, ये आपका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, क्योंकि कुछ मटेरियल जो आपने यूज कर लिया वो आपने कंज्यूम हो गया, तो एक्सपेंस हो गया, आपका खर्चा हो गया। और एक्सपेंस को आप कहां शो करते हो, एक्सपेंडिचर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में इसको शो कर दोगे। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में इस पर तरीके से डेटा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन देखो, मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपके पास ऑलरेडी कोई एक स्टॉक अवेलेबल था स्पोर्ट्स मटेरियल का, 100 रुपीज का स्टॉक ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल था। ड्यूरिंग द ईयर आपने स्टॉक और परचेज किया, 1000 का आपने परचेज कर लिया, तो आपके पास टोटल मटेरियल अवेलेबल कितना होना चाहिए 1100, बट आपके पास ईयर एंड में जब आपने देखा तो आपके पास केवल 200 का क्लोजिंग स्टॉक लेफ्ट बचा। तो अब इसका मतलब
अब आपने कितना मटेरियल कंज्यूम कर लिया भाई, इतनी वैल्यू आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए थी, बची कितनी 200, तो आपने 900 को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया कंजम्पशन। अगर नॉर्मली इस तरीके से आपको डेटा दिया हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कंजम्पशन को निकालने में। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर स्टार्ट होती है, अगर आपके पास परचेज की वैल्यू नहीं पता, आपको ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, एडवांस टू सप्लाई इन द बिगिनिंग, एडवांस टू सप्लाई इन द एंड, इस तरीके से अगर डेटा दिया हुआ है तो आप परचेज को किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। अगर ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया तो आपको कंजम्पशन का और कुछ बचेगा नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, कंजम्पशन आपका एक टिपिकल पॉइंट कंसीडर किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ये टॉपिक थोड़ा सा एक हाई स्टैंडर्ड पे माना जाता है कि इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है, बच्चों को नॉर्मली समझ नहीं आता है। वो समझ सिर्फ तभी नहीं आता अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैंने आपको सब्सक्रिप्शन समझाया, सब्सक्रिप्शन की पहले मैंने आपको एक बेसिक क्लास दी थी कि सब्सक्रिप्शन को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन क्या है, आपकी एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है, आप उस सबको बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। तो देखिए ऐसे ही इस वाले कॉन्सेप्ट को भी समझने के लिए आपको हर किसी पॉइंट को डिटेल में समझना जरूरी है कि आपके पास कोई ओपनिंग में स्टॉक अवेलेबल है, आपने परचेज किया और फिर लास्ट में बचा तो कंज्यूम हो गया होगा कुछ, उसको आप कैलकुलेट कर लोगे। अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कैलकुलेशन ऑफ परचेज। कैलकुलेशन ऑफ परचेज की परचेज आपको किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। देखिए इसको थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करता हूं। कैलकुलेशन ऑफ परचेज फॉर द कंजम्पशन या परचेज किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेशन ऑफ परचेज के लिए देखो, आपने कुछ पेमेंट तो किया होगा, मटेरियल खरीदो कुछ पेमेंट किया होगा, तो पेमेंट जो भी आपने किया वो अमाउंट आप यहां पर प्रेजेंट कर दोगे। उसके बाद आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ पॉइंट्स दिए हुए होंगे। कौन कौन से पॉइंट्स होंगे कि आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर या फिर एडवांस टू सप्लाई इन द बिगिनिंग या फिर एडवांस टू सप्लाई इन द एंड। अब देखिए सबसे पहले मैंने सिर्फ 2 पॉइंट डाले हुए हैं कि आपके पास ओपनिंग का जो क्रेडिटर है, ओपनिंग क्रेडिटर मतलब आपने लास्ट ईयर, क्रेडिटर कौन होता है कि आपने उधार में मटेरियल परचेज किया, आपने उसके लिए पेमेंट नहीं किया तो आपका होता है क्रेडिटर। तो ओपनिंग क्रेडिटर मतलब आपने लास्ट ईयर में परचेज किया और उसके लिए पेमेंट अब करी है। देखिए सिंपली क्वेश्चन क्या माना जाता है कि मैं अगर आपसे एक बात करूं, मैं आपको इसको डेज में ही ले लेता हूं। मैंने कुछ आपको परचेज कैलकुलेशन के लिए आप पहले मेरे को बताना, आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझना, कंजम्पशन को माइंड से निकाल दो। आपको फोकस करना है कि मैं जो आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा हूं आप उसको किस तरीके से नॉर्मली डील करोगे। मैंने कहा कि आपने 100 रुपए की पेमेंट करी, तो इसका मतलब आपने 100 रुपए की पेमेंट करी, तो इसका मतलब आपने 100 रुपए की परचेज करी, कोई अदर इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है। मान लो मेरा ईयर है 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20 कि हाँ, इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने इस करंट वाले फाइनेंशियल ईयर में 1920 में मैंने 100 रुपीज की परचेज करी, तो मैं उस केस में किस तरीके से कंजम्पशन निकालता, कंजम्पशन वही है भाई। कंजम्पशन निकालने के लिए कंजम्पशन आप किस तरीके से निकालते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका क्या आएगा, कंजम्पशन। अब ये पॉइंट जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है परचेज को कैलकुलेट कैसे करेंगे आप। तो परचेज के लिए अगर देखो कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 100 रुपीज मेरा सीधा परचेज है। लेकिन मैंने एक पॉइंट डाल दिया कि लास्ट ईयर का जो मेरा ओपनिंग क्रेडिटर था, मैंने बोला ओपनिंग क्रेडिटर एज ऑन 1 अप्रैल 19 या फिर क्रेडिटर एज एट 31 मार्च 2019 लास्ट ईयर का। तो इसका मतलब कि क्रेडिटर मेरा यहाँ का है, इस फाइनेंशियल ईयर का है, और ये क्रेडिटर मैंने यहां पर पे नहीं किया। अब आप ही बताइए, जो मैंने इस डेट का मान लो 10 रुपीज 20 रुपीज का क्रेडिटर मेरा इस डेट का ओपनिंग क्रेडिटर, ये मेरा ओपनिंग क्रेडिटर। क्योंकि मैं देखो ओपनिंग क्लोजिंग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इस वाले ईयर की कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो इस ईयर का जो बिगिनिंग में वो मेरा ओपनिंग और इस ईयर के एंड में जो वो मेरा क्लोजिंग, तो मैं इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये 20 रुपीज का मेरा जो क्रेडिटर है लास्ट ईयर का है,
क्रेडिटर मतलब लास्ट ईयर मैंने परचेज किया, पे नहीं किया। मैंने पूछा करंट ईयर की परचेज क्या है आपकी, तो इस डेटा आप बताओगे कि सर मैंने पेमेंट किया 100 रुपीज का और मैंने ये 20 रुपीज के क्रेडिटर बिगिनिंग में है, तो इसका मतलब ये 20 रुपीज क्रेडिटर के जो परचेज है 20 रुपीज की, वो मैंने इस ईयर में नहीं करी, ये कब करी थी मैंने, लास्ट ईयर में। तो आप इसको इसमें से क्या कर दोगे, माइनस ओपनिंग क्रेडिटर। हालांकि आप इसे फॉर्मेट बेस कर सकते हो, सिंपल, पेमेंट माइनस ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, एड एडवांस इन द बिगिनिंग टू सप्लायर लेस एडवांस टू सप्लाई इन द एंड। लेकिन इस तरीके से आप इसको फॉर्मेट बेस अगर याद करोगे तो ये लर्न करना हुआ, कॉन्सेप्ट समझना नहीं हुआ, आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि आपको ये स्टॉक अकाउंट वगैरह बनाना है, परचेज अकाउंट वगैरह बनाना है, तो आप इसको क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। क्वेश्चन तो आप कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन करना ही सेटिस्फेक्शन नहीं होता, आपको वो क्वेश्चन आना भी जरूरी है। तो आने के लिए आप देखो क्या है, इसको इस तरीके से समझिए कि आपने पेमेंट किया 100 रुपीज का, ओपनिंग क्रेडिटर पे किया आपने 20 रुपीज का। ओपनिंग क्रेडिटर मतलब यहां पर परचेज, पेमेंट यहां पर, तो आप इसको 20 को इसमें से रिमूव कर दोगे। तो इस डेटा पर, अभी तक के डेटा पर आप कहोगे कि सर मेरी आज की करंट ईयर की परचेज 80 रुपीज की है, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट और डाल दिया कि आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर ऑन दिस डेट, इस डेट पर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर है मेरा, क्लोजिंग क्रेडिटर बोलता हूं इसको, क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है मेरा, यहां पर क्लोजिंग क्रेडिटर 30 रुपीज का। 30 रुपीज का मतलब मैंने परचेज किया और उसको पे नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने यहां पर मटेरियल तो खरीदा है लेकिन उसका मैंने पेमेंट नहीं किया। ये क्या है, आपकी पेमेंट। तो मैं अगर आपसे सिंपली इस डेटा को हाइड करके पूछूं कि आपने 100 रुपए की पेमेंट कर दिया है और 30 रुपीज की पेमेंट नहीं करी, आप गए मार्केट में परचेज करने के लिए, आपने उसे 100 रुपीज दिया और कहा कि 30 रुपीज में आपको नेक्स्ट डे दे दूंगा, नेक्स्ट ईयर दे दूंगा, तो इसका मतलब आपने परचेज कितनी करी, 130 की। तो आप करंट डेट, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो आपका क्रेडिटर है या फिर क्लोजिंग क्रेडिटर है, उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे क्लोजिंग क्रेडिटर 30 रुपीज का। तो आप यहां पर मेरे को बता दो कि सर मैंने परचेज किया ये वाला, कितने का आया है आपका, 110 रुपीज, कि मैंने 110 रुपीज का परचेज किया। तो इसका मतलब क्या है कि देखो 100 की पेमेंट, 20 लास्ट ईयर की पेमेंट मैंने रिमूव कर दी माइनस, क्योंकि वो लास्ट ईयर की परचेज के लिए था। ये वाली पेमेंट मैंने करी नहीं, तो परचेज तो किया, मैंने ये नहीं पूछा पेमेंट कितना किया, मैंने ये पूछा कि मैंने परचेज कितना किया, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। अब एक पॉइंट और, एडवांस टू सप्लायर, हम उसको किस तरीके से डील करेंगे। तो देखिए अभी मेरी परचेज नहीं होगी, फिर अगर मैं एडवांस पॉइंट को इसमें कंसीडर करूंगा तो देखिए क्या करना है। मैंने बोला कि एडवांस टू सप्लायर ऑन दिस डेट, इसका मतलब क्या है कि सप्लायर को मैंने एडवांस में पेमेंट करी। इस पॉइंट का रीजन कि जब मैं कहीं पे परचेज करने के लिए गया तो मैंने उसको एडवांस में पहले से ही पैसे दे रखे हैं। आपसे मैं अगर एक क्वेश्चन करूं कि आप लास्ट ईयर परचेज करने के लिए गए, आपने तब एडवांस दे रखा था सप्लायर को 20 रुपीज का, और आज आपने जाके उसे 100 रुपीज दिया और परचेज करने के बाद आप वापस आए, तो आपने आज मटेरियल कितने का परचेज किया। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। आपने सप्लायर को 20 रुपीज एडवांस में पे कर रखा है और एडवांस में जो आपने पे किया, ठीक है, आज जाके फिर आपने उसको 100 रुपीज की पेमेंट करी और आप मटेरियल खरीद कर घर आ गई, तो आज की आपकी परचेज कितनी हुई, 100 रुपीज की नहीं, 100 आज के लिए पे करे हैं और 20 आपने लास्ट ईयर पे करे थे आज के लिए, एडवांस टू सप्लायर। तो यहां पर एडवांस पे किया तो एडवांस इस ईयर के लिए क्या होगा, जो एडवांस आपने ऑलरेडी पे कर रखा है तो आज ही उसका आपने परचेज किया है। तो एडवांस टू सप्लायर इन द बिगिनिंग को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, एडवांस टू सप्लायर इन द बिगिनिंग, या फिर एडवांस टू सप्लाई इन द स्टार्टिंग, जो भी ऑन दिस डेट, डेट के अकॉर्डिंग कुछ लिख दो, मतलब स्टार्टिंग में जो आपने एडवांस दिया हुआ है। अब अमाउंट मैं इसके लिए लेता हूं 50 रुपीज, आपने एडवांस दे रखा है, सप्लायर को एडवांस में 50 रुपीज दे रखा है, और अब मैं कहूं कि एडवांस टू सप्लायर इन द एंड, इस डेट पर आपने एडवांस दिया सप्लायर को 10 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है कि आपने इसमें पेमेंट तो कर रखी है, लेकिन वो पेमेंट किसके लिए है, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो क्या वो परचेज आज की है, जी नहीं, 100 रुपीज में अगर वो पेमेंट इंक्लूड है बट वो पेमेंट नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस है, तो आप उसको क्या करोगे, रिमूव करोगे, हटाओगे, तो आप करोगे माइनस एडवांस टू सप्लायर इन द एंड 10 रुपीज। तो अब आपकी परचेज कितनी हुई, 150 रुपीज की। अब आपकी परचेज कितनी हुई, 150 रुपीज की। तो पेमेंट, अब रीजन आपको क्लियर हुआ, मैं
कि हम किस चीज को ऐड कर रहे हैं, किस चीज को लेस कर रहे हैं। बट क्यों कर रहे हैं, देखो कितना ऐड करना कितना लेस करना वो हमारा पॉइंट नहीं है। हमारा पॉइंट है कि हम उसको ऐड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो अब देखिए इसको समझने के लिए, अगर हमने पेमेंट किया सप्लायर को और पेमेंट किया इतना, और हमारा ओपनिंग का जो क्रेडिटर था उसको हम क्या करते हैं, लेस, तो आप करेंगे माइनस ओपनिंग, क्योंकि आपने ओपनिंग क्रेडिटर इन द बिगिनिंग, आप इसको ओपनिंग क्रेडिटर को लिख सकते हो क्रेडिटर इन द बिगिनिंग। क्यों किया मैंने इसको लेस, क्योंकि ये वाली जो पेमेंट करी होगी मैंने, भाई यहां पर इस ईयर में मैंने मटेरियल खरीदा, पेमेंट यहां पर किया, तो मैं तो परचेज कैलकुलेट कर रहा हूं, पेमेंट कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो मैंने यहां पर इस रेट में मैंने परचेज कितना किया कि इसको लेस करने के बाद, तो आप करोगे माइनस ओपनिंग क्रेडिटर। क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब कि आपने मटेरियल परचेज किया बट इसमें पेमेंट नहीं हुई, तो मैं पेमेंट नहीं पूछ रहा, मैंने पूछा परचेज कितना किया, तो आप इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे क्लोजिंग क्रेडिटर। मैंने कहा एडवांस टू सप्लायर इन द बिगिनिंग, आपने यहां पर सप्लायर को एडवांस में दिया हुआ है, तो आपने एडवांस पेमेंट इस वाले ईयर के लिए करी होगी, तो आप इस एडवांस टू सप्लायर को क्या कर दोगे, ऐड, क्योंकि पेमेंट आप यहां कर चुके हो, वो इस 100 रुपीज में इंक्लूड नहीं है अमाउंट, तो आप इसको इसमें क्या कर दोगे, ऐड एडवांस टू सप्लायर इन द बिगिनिंग। और मैंने कहा एडवांस टू सप्लायर इन द एंड, कि इस डेट पर सप्लायर को एडवांस का वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपने पेमेंट तो इस वाले ईयर में कर दी, लेकिन पेमेंट किसके लिए करी है, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इसमें तो उसका मटेरियल परचेज आपने नहीं किया, तो आप इसको क्या कर दोगे, हटा दोगे, तो माइनस टू सप्लायर इन द एंड। जो भी आपका अमाउंट आएगा ये आएगा आपका परचेज। इसके बाद आपको कंजम्पशन निकालनी है, तो आप ऐड क्या कर दोगे इसमें, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और परचेज को आप इकट्ठा करोगे, और हटा क्या दोगे इसमें से, क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को इस वैल्यू से लेस कर दिया तो ये आपका आया कंजम्पशन। तो क्लियर है, कंजम्पशन आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सबसे पहला पॉइंट आपको किस चीज पे फोकस करना है कि कंजम्पशन निकालने किस वाली गुड्स की है, जिसका आपको स्टॉक दिया हुआ होगा ना, ओपनिंग क्लोजिंग, या कोई भी स्टॉक दिया हुआ है और परचेज वगैरह दिया हुआ है, तो उसमें आपको कंजम्पशन कैलकुलेट करनी है। वो आपका स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, मेडिसिन का हो सकता है, अदर देन कोई भी थिंग्स का आपका हो सकता है। तो कंजम्पशन निकालने कैसे, कंजम्पशन होता क्या है कि कोई वैल्यू थी हमारे पास, ऑलरेडी कुछ वैल्यू थी और कुछ हमने परचेज किया, अब हमारे पास कुछ बच गया, तो कंजम्पशन कि हमने कितना कंज्यूम कर लिया। एक्सपेंडिचर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में इसको शो करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक में आप परचेज को ऐड कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दोगे, तो आपकी आ गई कंजम्पशन। और अगर आपको परचेज नहीं दिया हुआ तो आप पहले परचेज को कैलकुलेट करोगे। परचेज किस तरीके से कैलकुलेट करनी है आपको, पेमेंट जो आपने किया होगा सप्लायर को, ओपनिंग क्रेडिटर या फिर जो आपके बिगिनिंग में क्रेडिटर है, कि आपने पहले कुछ परचेज किया हुआ मटेरियल और उसको आपने पे नहीं किया, तो आपने अब पे किया होगा। पहले मटेरियल परचेज किया, पेमेंट नहीं किया, तो उसकी पेमेंट आपने यहां करी होगी, तो इसको आप क्या कर दोगे, इसमें से लेस कर दोगे। क्लोजिंग क्रेडिटर कि यहां पर आपने मटेरियल परचेज किया है बट पे नहीं किया, तो इस पेमेंट में वो अमाउंट इंक्लूड नहीं है, आप उसको इसमें ऐड कर दोगे, क्योंकि ये आज की परचेज है मेरी, इस करंट ईयर की परचेज है मेरी, आज मतलब इस करंट ईयर को रिप्रेजेंट करता हूं मैं। एडवांस टू सप्लायर, अगर मैंने यहां पर सप्लायर को एडवांस दिया, एडवांस टू सप्लायर मतलब पैसा एडवांस में दिया, तो पेमेंट तो मैंने यहां करी हुई है, लेकिन उसका मटेरियल कहां खरीदा होगा मैंने, यहां पर, तो मेरे को परचेज कन्वर्ट करनी, मैंने इसको ऐड कर दिया। और एडवांस टू सप्लायर यहां पर दिया हुआ है इस रेट में, तो इसका मतलब ये वाली पेमेंट जो इसमें इंक्लूड है वो कौन सी ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसका मटेरियल मैं नेक्स्ट ईयर खरीदूंगा, तो इस परचेज में से उसको हटा दूंगा, तो ये कर दिया मैंने माइनस एडवांस टू सप्लायर इन द एंड। ये आया मेरे परचेज की वैल्यू, इसमें मैंने ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया, ये मेरी कंजम्पशन। तो मेरे हिसाब से आपको कंजम्पशन समझ आ गई होगी। तो अब तक आपके जो पॉइंट्स हो चुके हैं, मैंने जो प्रैक्टिकली बोलूं, थ्योरेटिकल मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया आपको, उसके बाद मैंने आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझाई, उसके बाद मैंने इसको सब्सक्रिप्शन का पॉइंट समझाया, और उसके बाद मैंने आपको कंजम्पशन समझाया। बाकी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आई होप सभी को समझ आया होगा। तो अगर अभी भी किसी को कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9813282733, आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, देखो मैंने सब्सक्रिप्शन जो पॉइंट आपको समझाया है, अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया
तो आप मेरे को बताना, मैं उसके लिए एक और दूसरी वीडियो बनाऊंगा। हालांकि अभी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन और भी आने वाले हैं, जब हम पूरा एक इंटीग्रेटेड बड़ा क्वेश्चन करेंगे उसमें सभी पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी पॉइंट आने भी जरूरी है, वरना हम बड़ा क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।